नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है, भले ही हम उतना ध्यान ना दें। रासायनिक विलयन यानी केमिकल सॉल्यूशंस। जी, हमारे पास इस पर कुछ दिलचस्प स्रोत सामग्री है, कुछ लेख हैं, कुछ नोट्स हैं, और हमारा इरादा है कि इनसे जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर विलेनों के वर्गीकरण और उनके मुख्य गुणों को जरा गहराई से समझें। आप सोचिए, सुबह की चाय में चीनी घोलना, या बारिश के बाद हवा में वो मिट्टी की सौंधी महक, या फिर हमारी नसों में दौड़ता खून, ये सब अलग अलग तरह के विलयन ही तो हैं। बिल्कुल। असल में विलयन क्या है? दो या दो से ज्यादा शुद्ध चीजों का एक समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर जिसे कहते हैं। हाँ, समांगी मतलब जिसमें घटक पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं, आप उन्हें अलग अलग नहीं देख सकते। ठीक। और देखिए, इन मिश्रणों में दो मुख्य हिस्से होते हैं। अच्छा। एक होता है विलायक, सॉल्वेंट, ये ज्यादा मात्रा में होता है और इसमें दूसरी चीज घुलती है। ओके। दूसरा होता है विलेय, सोल्यूट, ये कम मात्रा में होता है और विलायक में घुल जाता है। जैसे नमक पानी में। बिल्कुल। पानी विलायक, नमक विलेय। आज हम मुख्य रूप से बाइनरी विलयनों पर ध्यान देंगे, मतलब ऐसे विलयन जिनमें सिर्फ एक विलेय होता है। ठीक है, तो चलिए इस मिश्रण की कह सकते हैं परतों को खोलते हैं। विलयनों को समझने का पहला तरीका, जी, उन्हें उनके घटकों के भौतिक अवस्था, ठोस, द्रव या गैस के आधार पर बांटना। हमारा स्रोत बताता है कि विलेय और विलायक दोनों ही इन तीन अवस्थाओं में से कोई भी हो सकते हैं। हाँ, तो इससे तो कुल मिलाकर 9 अलग अलग तरह के विलयन बन सकते हैं। जी हाँ, 9 प्रकार। ये तो काफी ज्यादा लगते हैं। कुछ उदाहरण देखें इनके। हाँ, 9 सुनने में शायद ज्यादा लगे, लेकिन कई तो हमारे आसपास ही हैं। सबसे आम है शायद ठोस का द्रव में घुलना, जैसे पानी में चीनी, पानी में नमक, या दवाओं के सिरप। अच्छा हाँ। फिर द्रव का द्रव में घुलना, ये भी बहुत आम है। पेट्रोल कई हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, या पानी में अल्कोहल। हाँ। गैस का द्रव में घुलना भी हम खूब देखते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। हाँ बिल्कुल। और पानी में घुली ऑक्सीजन, वही तो जलीय जीवन का आधार है। ये तो हुए आम उदाहरण, लेकिन 9 प्रकारों में कुछ कम सुनने वाले संयोजन भी होंगे, कुछ अजीब से। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ठोस का ठोस में विलयन। ठोस में ठोस। हाँ, सभी मिश्र धातुएं, अलॉयज, जैसे पीतल, तांबा और जस्ता, या कांसा, तांबा और टिन, ये इसी श्रेणी में आते हैं। अच्छा, मतलब एक ठोस दूसरे में पूरी तरह फैला हुआ। हाँ, समांगी रूप से। फिर गैस का गैस में विलयन है हवा, सबसे बड़ा उदाहरण। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कितनी सारी गैसें मिली हैं। सही। और ठोस का गैस में विलयन भी होता है, जैसे हवा में कपूर का उड़ना या आयोडीन के महीन कणों का फैलना। और द्रव का ठोस में या गैस का ठोस में, ये थोड़े अजीब लगते हैं सुनने में। हाँ, ये थोड़े कम आम हैं, पर हैं बिल्कुल। द्रव का ठोस में विलयन का उदाहरण है अमलगम। अमलगम। हाँ, जैसे दांतों की भराई में इस्तेमाल होता है। पारे और चांदी का मिश्रण, या सोडियम अमलगम, जो लैब्स में यूज होता है। अच्छा। और गैस का ठोस में विलयन भी होता है। पैलेडियम जैसी कुछ धातुएं होती हैं, वो अपने अंदर हाइड्रोजन गैस को सोख सकती हैं। ये हाइड्रोजन स्टोरेज एक कैटालिसिस में महत्वपूर्ण है। ओके। इसी तरह द्रव का गैस में विलयन, जैसे हवा में नमी यानी पानी की भाप, या नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म की भाप का मिश्रण। तो ये 9 प्रकार हो गए जी। लेकिन आपने शुरू में कहा था कि स्रोत मुख्य रूप से कुछ ही प्रकारों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हाँ, ऐसा लगता है। स्रोत सामग्री में ठोस का द्रव में और गैस का द्रव में विलयनों पर ज्यादा जोर है। क्यों भला? शायद इसके पीछे व्यावहारिक कारण हैं। आप देखिए, हमारी ज्यादातर रासायनिक प्रक्रियाएं, चाहे वो इंडस्ट्री में हो या हमारी बॉडी में, वो इन्हीं माध्यमों में होती हैं। दवाएं घोलना, खाना पकाना, शरीर में पोषक तत्वों का पहुंचना, समुद्र का रसायन। बात तो सही है। ये सब इन्हीं प्रकार के विलयनों से जुड़े हैं, तो शायद इसीलिए इन पर फोकस ज्यादा है। ये बात तो समझ आती है। चलिए अब वर्गीकरण के दूसरे तरीके पर चलते हैं, जी। जो विलयन में विलय की मात्रा यानी सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन, हाँ, पर आधारित है। ठीक। किसी दिए गए तापमान पर एक विलायक अपने अंदर कितना विलय घोल सकता है, इसकी एक सीमा होती है। बिल्कुल, एक लिमिट होती है। इसी आधार पर विलयनों को बांटा जाता है। पहला प्रकार है संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हाँ। ये वो विलयन है जिसमें किसी खास तापमान पर विलायक की दी गई मात्रा में विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हुई है। एकदम सही। मैक्सिमम अमाउंट। मतलब अगर आप इसमें और विलय डालने की कोशिश करेंगे तो वो घुलेगा नहीं, नीचे बैठ जाएगा। हाँ, वो नीचे बैठ जाएगा, घुलेगा नहीं। और इस संतृप्त अवस्था में एक बहुत दिलचस्प चीज होती है। क्या? गतिशील संतनन।
डायनामिक इक्विलिब्रियम। गतिशील संतुलन मतलब? देखिए, देखने में लगता है कि अब कुछ नहीं हो रहा, सब शांत है, पर मॉलिक्यूलर लेवल पर, आणविक स्तर पर हलचल जारी रहती है। अच्छा। जितने विलेय के कण मान लीजिए ठोस अवस्था से निकलकर विलयन में घुल रहे हैं, हाँ, ठीक उतने ही कण विलयन से निकलकर वापस ठोस पर जम रहे होते हैं। क्रिस्टलाइज हो रहे होते हैं। ओ, मतलब आना जाना बराबर। बिल्कुल। घुलने की दर यानी रेट ऑफ डिसोल्यूशन और क्रिस्टलीकरण की दर रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बराबर हो जाती हैं। इसे हम एक समीकरण से भी दिखाते हैं, विलेय प्लस विलायक इज इक्वल टू विलयन। ये जो डबल एरो है ये संतुलन दिखाता है। और ये तापमान पर निर्भर करता है, आपने कहा? हाँ, तापमान पर बहुत ज्यादा। तापमान बढ़ाएंगे तो ज्यादातर ठोस ज्यादा घुलते हैं, उनकी घुलनशीलता सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब ज्यादा विलेय घोला जा सकता है। यानी संतृप्तता तापमान के साथ बदलती है। ठीक है। अब अगर किसी विलयन में इस संतुलन मात्रा से भी ज्यादा विलय घुला हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड। हाँ, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें विलेय की मात्रा संतृप्त अवस्था से भी ज्यादा होती है। ज्यादा कैसे? अक्सर ये गर्म करके ज्यादा घोलने और फिर धीरे धीरे ठंडा करने से बनते हैं। लेकिन ये विलयन बहुत अस्थिर होते हैं, अनस्टेबल, एक तरह से कहें तो तनाव में रहते हैं। अस्थिर मतलब क्या होता है? अगर इन्हें छेड़ा जाए, कुछ डिस्टर्ब करें तो? हाँ, अगर आप ऐसे विलयन में विलेय का एक छोटा सा क्रिस्टल डाल दें या बर्तन को थोड़ा खुरच दें या जोर से हिला दें तो जो फालतू का विलेय घुला हुआ था ना, एक्स्ट्रा वाला, वो तेजी से क्रिस्टल बनकर बाहर निकलने लगता है। एकदम से? हाँ, तेजी से। इसे कहते हैं अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन। देखते ही देखते विलयन वापस संतृप्त अवस्था में आ जाता है और ढेर सारा ठोस विलेय अलग हो जाता है। अरे वाह, ये तो मैंने शायद चाशनी बनाते हुए देखा है। जब ज्यादा गाढ़ी चाशनी ठंडी होती है, बिल्कुल, उसमें शक्कर के क्रिस्टल बनने लगते हैं। वो एक तरह का अति संतृप्त विलयन ही है जो अस्थिर हो गया। कुछ इंस्टेंट हॉट पैक्स भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। उनमें सोडियम एसीटेट का सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। अच्छा, तो ये अस्थिरता भी काम की चीज है। दिलचस्प है। चलिए, अब हम विलयनों के एक और जरूरी वर्गीकरण पर आते हैं जी, जो उनके व्यवहार से जुड़ा है। आदर्श और अनादर्श विलयन, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। और यह वर्गीकरण राउल्ट के नियम, राउल्ट्स लॉ पर आधारित है। जी, तो ये राउल्ट का नियम क्या कहता है? हमारे स्रोत बताते हैं कि यह नियम विलयन के ऊपर जो वाष्प होती है उसमें विलयन के हर घटक का आंशिक वाष्प दाब, पार्शियल वेपर प्रेशर, हाँ, उसको विलयन में उसके मोल अंश, मोल फ्रैक्शन से जोड़ता है। थोड़ा जटिल लग रहा है? हाँ, थोड़ी तकनीकी भाषा है, इसे थोड़ा सरल करते हैं। हाँ प्लीज। देखिए, राउल्ट का नियम कहता है कि किसी आदर्श विलयन में कोई एक घटक है, मान लीजिए ए। ठीक है। तो विलयन के ऊपर उसका जो वाष्प दाब होगा पीए, वो दो चीजों पर निर्भर करेगा। एक, वो शुद्ध अवस्था में कितना वाष्पशील है, मतलब उसका शुद्ध वाष्प दाब कितना है, पी नॉट ए। ओके। और दूसरा, विलयन में उसकी कितनी हिस्सेदारी है, मतलब उसका मोलंश कितना है, एक्स ए। तो आदर्श विलयन के लिए Pa इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए। अच्छा, जितनी उसकी हिस्सेदारी उतना उसका दाब में योगदान उसके अपने शुद्ध दाब के अनुपात में। बिल्कुल, यही है राउल्ट का नियम। ठीक है, तो आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशंस वो हैं जो इस नियम का हर सांद्रता पर पूरी तरह पालन करते हैं, एकदम सही, पूरी कंसंट्रेशन रेंज में। और स्रोतों में इनकी कुछ और खास बातें भी बताई हैं। जैसे जब आदर्श विलयन बनता है तो घटकों को मिलाने पर न तो कोई ऊष्मा निकलती है न सोखी जाती है। हाँ, डेल्टा मिक्स H इज इक्वल टू 0, मिक्सिंग की एंथैल्पी 0। और मिलाने पर कुल आयतन में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा मिक्स V इज इक्वल टू 0। जी, मतलब अगर 50 ml एक चीज और 50 ml दूसरी चीज मिलाएं तो ठीक 100 ml विलयन मिलेगा, न कम न ज्यादा। आदर्श विलयन के लिए हाँ, बिल्कुल यही होगा। पर ऐसा होता क्यों है? मतलब ऊष्मा या आयतन में बदलाव क्यों नहीं होता? इसका कारण छिपा है आणविक अंतःक्रियाओं में, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस में। अच्छा, आदर्श विलयन में मान लीजिए दो घटक है A और B। हाँ, तो A के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है AA, B के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है BB, और A और B के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है AB, ये तीनों लगभग एक जैसे होते हैं। सब बराबर। हाँ, कमोबेश बराबर। कोई किसी से ज्यादा मजबूत या कमजोर नहीं होता। अब सोचिए, जब आकर्षण बल एक जैसे हैं तो अणुओं को मिलाने पर
न तो वो एक दूसरे से ज्यादा चिपकेंगे न ज्यादा दूर भागेंगे। इसलिए न तो ऊर्जा निकलती है या लगती है डेल्टा H 0 और नहीं वो ज्यादा या कम जगह घेरते हैं डेल्टा V 0। क्या असल जिंदगी में ऐसे विलियन होते हैं जो पूरी तरह आदर्श हों, एकदम परफेक्ट? से आदर्श विलियन मिलना बहुत मुश्किल है, लगभग ना के बराबर। अच्छा, तो ये बस एक थ्योरी है। ये एक सैद्धांतिक मॉडल है, एक आदर्श स्थिति जिससे हम असल विलियनों की तुलना कर सकें। लेकिन हाँ, कुछ विलियन इसके बहुत करीब होते हैं। जैसे बेंजीन और टॉल्यूएन का मिश्रण। इनके अणु आकार में, केमिकल नेचर में काफी मिलते जुलते हैं, तो इनके बीच की अंतःक्रियाएं भी लगभग एक जैसी होती हैं। ओके। ऐसे विलयनों का कुल वाष्पदाब हमेशा उनके शुद्ध घटकों के वाष्पदाब के बीच में ही रहता है। तो ये मॉडल एक बेस लाइन देता है समझने के लिए। बिल्कुल समझ गई। तो अगर कोई विलियन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता तो वो अनादर्श विलियन कहलाता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन। जी हाँ। स्रोत कहते हैं कि ये सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम से विचलन दिखाते हैं, डिविएशन। हाँ, किसी न किसी हद तक डिविएशन दिखाते हैं। और इनका वाष्पदाब नियम के अनुमान से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी। बिल्कुल, दो तरह के विचलन होते हैं। पहले उस स्थिति को देखते हैं जब वाष्पदाब अनुमान से ज्यादा होता है। इसे कहते हैं धनात्मक विचलन, पॉजिटिव डेविएशन। हाँ। स्रोत बताते हैं कि ऐसा तब होता है जब विलेय और विलायक के अणुओं के बीच का आकर्षण बल, मतलब AB इंटरैक्शन, शुद्ध घटकों के अणुओं के बीच के आकर्षण बल से, यानी AA और BB से कमजोर होता है। एकदम सही कहा आपने। आप ऐसे सोचिए, अगर A और B को एक दूसरे के साथ रहना उतना पसंद नहीं है जितना अकेले रहना, मतलब उनके बीच आकर्षण कमजोर है, तो वो विलयन में रहने के बजाय ज्यादा आसानी से उड़कर वाष्प अवस्था में जाना चाहेंगे। हाँ, भागने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। इस भागने की प्रवृत्ति, एस्केपिंग टेंडेंसी, के कारण विलयन का कुल वाष्पदाब उस मान से ज्यादा हो जाता है जो राउल्ट के नियम से अपेक्षित था। कोई उदाहरण इसका? हाँ, एक क्लासिक उदाहरण है इथेनॉल और एसीटोन का मिश्रण। अच्छा। देखिए, इथेनॉल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो काफी मजबूत होती है। जब आप एसीटोन मिलाते हैं तो वो इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को बीच में आकर तोड़ देता है, डिस्टर्ब कर देता है। ओके। इससे अणुओं के बीच औसत आकर्षण कम हो जाता है। नतीजा, दोनों घटक ज्यादा आसानी से वाष्प बन जाते हैं, वाष्पदाब बढ़ जाता है। और ऐसे मिश्रणों को बनाने में ऊर्जा का क्या होता है? डेल्टा H? ऐसे मिश्रणों को बनाने में अक्सर ऊर्जा सोखनी पड़ती है, डेल्टा मिक्स H0, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि आपको पहले से मौजूद आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ रही है। ठीक है, ये हुआ धनात्मक विचलन। अब इसका उल्टा, यानी ऋणात्मक विचलन, नेगेटिव डेविएशन, कब होता है? ऋणात्मक विचलन तब होता है जब कहानी उल्टी हो, जब विलय और विलायक के अणुओं के बीच अंतःक्रिया AB उनके अपने अपने अणुओं के बीच की अंतःक्रिया AA या BB से ज्यादा मजबूत होती है। अच्छा, मतलब जब A और B को एक दूसरे का साथ ज्यादा पसंद आता है, शुद्ध अवस्था से भी ज्यादा। हाँ, ठीक वैसे ही आप ऐसे समझ सकते हैं कि A और B के बीच कोई खास तरह का नया आकर्षण बन जाता है, जैसे शायद हाइड्रोजन बॉन्डिंग या कोई मजबूत डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, जो पहले नहीं था। हाँ, जो AA या BB में नहीं था या कमजोर था। अब इस मजबूत आकर्षण के कारण अणु एक दूसरे को ज्यादा कस के पकड़ लेते हैं। तो फिर वो आसानी से उड़ेंगे नहीं? बिल्कुल, वो विलयन को छोड़कर वाष्प अवस्था में आसानी से नहीं जा पाते। उनकी भागने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। और नतीजा? नतीजतन विलयन का वाष्पदाब राउल्ट के नियम द्वारा अनुमानित मान से कम हो जाता है। इसके उदाहरण क्या है? फिनॉल और एनिलीन का मिश्रण इसका अच्छा उदाहरण है। उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। या क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, इनके बीच भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और इनमें ऊर्जा का क्या होता है? डेल्टा H? ऐसे विलयनों के बनने पर अक्सर ऊष्मा निकलती है, डेल्टा मिक्स H नेगेटिव, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि नए मजबूत बंधन बन रहे हैं जिससे सिस्टम की ऊर्जा कम हो जाती है और वो बाहर निकलती है। तो ये विचलन सिर्फ वाष्पदाब को ही नहीं बल्कि मिश्रण की ऊर्जा और शायद आयतन को भी प्रभावित करते होंगे। हाँ, बिल्कुल। ऋणात्मक विचलन में अक्सर आयतन में थोड़ी कमी, डेल्टा मिक्स V 0 भी देखी जाती है, क्योंकि अणु ज्यादा पास पास आ जाते हैं। और धनात्मक विचलन में आयतन थोड़ा बढ़ सकता है, डेल्टा मिक्स V 0। लेकिन इन विचलनों का व्यवहारिक महत्व क्या है? क्या ये सिर्फ किताबों की बातें हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विचलन बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर पृथक्करण तकनीकों में, सेपरेशन टेक्निक्स में, जिसे आसवन, डिस्टिलेशन। आसवन, वो उबाल कर अलग करने वाला प्रोसेस? हाँ, वही।
देखिए, आदर्श विलयनों को आसवन द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है, क्योंकि उनके घटकों की वोलेटिलिटी अलग अलग होती है। जिसका क्वथनांक कम है वो पहले उबलकर भाप बनेगा। ठीक है। लेकिन अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल वाले, खासकर जो ज्यादा विचलन दिखाते हैं, वो एक खास संरचना पर, एक खास कंपोजिशन पर स्थिर क्वाथी मिश्रण बना सकते हैं, एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप, ये क्या होता है? ये नया शब्द है। हाँ, एजियोट्रोप। देखिए, ये एक ऐसा मिश्रण होता है जिसका द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था में संगठन, कंपोजिशन एक समान होता है। मतलब ये कि जब आप इसे उबालते हैं तो जो भाप बनती है उसमें भी घटकों का अनुपात वही होता है जो नीचे द्रव में है। अरे, तो फिर दोनों अलग कैसे करेंगे उबालकर? यही तो मुश्किल है। इसे सामान्य आसवन से और ज्यादा शुद्ध या अलग नहीं किया जा सकता। वो एक साथ उबलते हैं बिना कॉम्पोजिशन बदले। कोई उदाहरण? इथेनॉल और पानी का मिश्रण। ये ऋणात्मक विचलन दिखाता है अगर पानी के नजरिए से देखें। ये एक न्यूनतम क्वथनांक वाला एजियोट्रोप बनाता है जिसमें लगभग 95.6% इथेनॉल होता है। अच्छा, तो लैब में जो 95% अल्कोहल होता है? हाँ, वो एजियोट्रोपिक कॉम्पोजिशन है। आप सामान्य आसवन से इससे ज्यादा शुद्ध इथेनॉल नहीं बना सकते। 100% बनाने के लिए खास तरीके अपनाने पड़ते हैं, जैसे एजियोट्रोपिक आसवन जिसमें कोई तीसरा पदार्थ मिलाते हैं। वाह, तो ये विचलन सिर्फ अकादमिक रुचि के नहीं है, इनका तो इंडस्ट्री पर सीधा असर पड़ता है। बिल्कुल, केमिकल इंजीनियरिंग में इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, प्रक्रियाओं को डिजाइन करने और चलाने में। तो हमने आज विलयनों को समझने के कई तरीके देखे। उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर 9 प्रकार, विलय की मात्रा के आधार पर संतृप्त और अतिसंतृप्त, और राउल्ट के नियम के पालन के आधार पर आदर्श और अनादर्श विलयन, जिनमें वो धनात्मक और ऋणात्मक विचलन भी शामिल हैं। हाँ, ये मुख्य वर्गीकरण है। तो इसका निचोड़ क्या है? सार यही लगता है कि विलयन बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, विविध होते हैं, और उनका व्यवहार इस बात पर टिका होता है कि उनके अणु एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये वर्गीकरण हमें विलयनों की जो जटिल दुनिया है उसे समझने के लिए एक ढांचा, एक फ्रेमवर्क देते हैं। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि असल दुनिया में ज्यादातर विलयन इन साफ सुथरी श्रेणियों में एकदम फिट नहीं होते। वो कहीं बीच में या किनारों पर होते हैं। हाँ, असलियत हमेशा थोड़ी मिलीजुली होती है। बिल्कुल, शुद्ध आदर्श या एकदम पूरी तरह नॉन आइडियल व्यवहार मिलना दुर्लभ है। और यहीं से एक दिलचस्प विचार उभरता है कि क्या हम इन विचलनों को, ये जो आदर्श व्यवहार से भटकाव हैं, क्या हम इन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा, कैसे? रसायनज्ञ इन गैर आदर्श व्यवहारों का उपयोग शायद नई सामग्री बनाने में करते हों, या पृथक्करण प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में, या जैसे दवाओं को शरीर में ज्यादा प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए। ये तो सोचने वाली बात है कि कमियों को ही खूबी बना लिया जाए। हाँ, और एक और बात जो हमारे स्रोतों में कम आई, तापमान और दबाव। हाँ, उनका जिक्र कम ही हुआ। ये स्थितियां इन सभी व्यवहारों को, घुलनशीलता को, संतुलन को, राउल्ट के नियम से विचलन को कैसे और कितना बदल सकती हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। शायद ये हमारी अगली गहरी पड़ताल का विषय हो सकता है, तापमान और दबाव का विलयनों पर असर। निश्चित रूप से तापमान और दबाव विलयनों के व्यवहार को नाटकीय रूप से बदल सकते हैं। खासकर गैसों की घुलनशीलता पर तो दबाव का बहुत असर पड़ता है, और तापमान का असर तो हमने देखा ही। ये समझना कई प्राकृतिक और औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए बहुत जरूरी है। वाकई सोचने के लिए काफी कुछ है। उम्मीद है रासायनिक विलयनों पर ये चर्चा जानकारीपूर्ण और दिलचस्प रही होगी। मुझे भी यही उम्मीद है। ज्ञान की खोज जारी रखें।